क्या आप भी अपने वेल्थ को बढ़ाना और साथ ही साथ रिस्क को कम करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम बहुत इजीली एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करें जिसमें हमारा रिस्क कम हो, साथ ही साथ हमारा रिटर्न अच्छा हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि इन चीजों को आप बहुत डिटेल में और बहुत इजीली समझ सकें। इनको अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में यूज करेंगे तो नेचुरली आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट होगा, जो पोर्टफोलियो हमेशा आपको ऐसी अर्निंग देगा जो कि आपको रिस्क फ्री होगी और साथ ही साथ एक इफेक्टिव अर्निंग भी होगी आपके लिए। तो अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, दोनों ही इस पर्टिकुलर वीडियो का यूज करके अपने पोर्टफोलियो को स्मार्टली और इफेक्टिवली क्रिएट करते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज जस्ट लाइक सेफ्टी नेट फॉर द इन्वेस्टमेंट। जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि सारे एग्स को एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, उसी तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं या हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको सारा पैसा अपना एक ही पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टॉक, एक सेक्टर में नहीं लगाना चाहिए। हमारा जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। मतलब हमारे स्टॉक, हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में हो, साथ ही साथ और स्टॉक के सेक्टर्स भी अलग हो अकॉर्डिंग टू द कमिंग डिमांड। अगर हम सेक्टर्स डिफरेंट सेलेक्ट करेंगे, साथ ही साथ अगर हम स्टॉक्स ऐसे सेलेक्ट करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से बिलोंग करते हैं, तो नेचुरली अगर किसी एक दो सेक्टर में डाउन जा रहा है तो बाकी सेक्टर्स में अप होगा, तो हमारा रिस्क कम होगा, साथ ही साथ हमको कंटिन्यूअस रिटर्न की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जो इन्वेस्टमेंट में होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है ताकि हमारे इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहे और साथ ही साथ एक इफेक्टिव रिटर्न के साथ रहे। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। सबसे पहले अगर हम स्टॉक की बात करते हैं, मतलब अगर हमारा डाइवर्सिफिकेशन और हम सिर्फ स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए हमको मिड कैप, लार्ज कैप, साथ ही साथ इंटरनेशनल स्टॉक, इन तीनों को ही कंसिडर करना होगा। लार्ज कैप में वो कंपनीज आती हैं जो जिनका की मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा होता है, जैसे हमारे कंट्री में रिलायंस वगैरह हो गई, इस तरीके की। इंटरनेशनल की बात करें तो अमेजॉन, एप्पल, इस तरीके की कंपनी। तो हमको अपने जो भी हमारे पास फंड है, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट डिसाइड किया हमने, उस अमाउंट को हम इस तरीके से बाइफरकेट करें कि हमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में ही हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब डिपेंड करेगा कि किसमें हमको कितना इन्वेस्ट करना है। देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि लार्ज कैप में वो कंपनीज होती है जिसमें हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम रिलायंस, टाटा, इन सब की कंपनीज के शेयर की बात करें तो इसमें एक एक शेयर की वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब हमको बल्क में इन्वेस्टमेंट करना होगा, ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना होगा। मिड कैप की कम होती है और अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो उनके स्टॉक्स की वैल्यू और भी कम होती है। तो अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, योर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना अमाउंट आपने लार्ज में डालना है, कितना मिड में डालना है, कितना स्मॉल में डालना है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप तीनों में ही इन्वेस्ट करिए, लार्ज में भी, मिड में भी और स्मॉल में भी। और तीनों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसी इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे डाइवर्सिफाइड। मतलब अगर आपको जो लार्ज कैप की कंपनीज है वो अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में डाउन गई तो मिड कैप स्मॉल कैप से आपका वो डाउन कवर अप होगा। इन द सेम वे अगर आपकी मिड कैप की डाउन गई तो लार्ज कैप स्मॉल कैप से कवर अप होगा। तो इस तरीके से आपका जो भी लॉस होगा वो कम से कम होगा। साथ ही साथ आपको रिस्क ऑफ लॉस, जो हमको एक डर होता है इन्वेस्टमेंट करते समय कि हमारा लॉस होगा, नुकसान होगा, वो आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी मिनिमाइज होगा। तो ये तो हो गई हमारी स्टॉक की बात कि स्टॉक में अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम लार्ज, मिड, स्मॉल, साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपने देखना है हेल्थ केयर के सेक्टर्स में भी होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट। अगर आपने लार्ज में हेल्थ केयर लिया है तो स्मॉल के भी हेल्थ केयर को लीजिए, मिड के भी हेल्थ केयर को लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने लार्ज के आईटी को लिया है तो स्मॉल में भी आईटी डालिए, मिड में भी आईटी डालिए। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को भी ऑप्ट करना होगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई, आईटी इंडस्ट्री हो गई, ये सारी इंडस्ट्री अभी के टाइम में कंटिन्यूअसली ग्रोइंग है। साथ ही साथ ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आगे के आने वाले टाइम में भी चांसेस है कि ग्रो होंगे। तो इस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैप्स में, साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है ईटीएफ और इंडेक्स फंड का। अगर आप इन दोनों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। मतलब आप एक साथ टॉप 100, टॉप 50, टॉप 200 कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी आप इंडेक्स या ईटीएफ में इन्वेस्ट करके भी अपने फंड्स का इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अपने रिस्क के जो भी आपकी रिस्क है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। आप बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड स्टेबल एंड सिक्योर होता है, लेकिन बॉन्ड में जो हमारा रिटर्न होता है वो कम होता है। तो आप अपने कुछ फंड्स को बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करके रख सकते हैं जो कि आपका कंफर्म होगा कि आपको स्टेबल रिटर्न देगा फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। साथ ही साथ आपके जो रिस्क होंगे इसमें वो निग्लिजिबल होंगे, या कह सकते हैं रिस्क नहीं होंगे। तो बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट अगर आप लो रिस्क टेकर हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। मतलब आपने जितना अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट करके रखना है उसमें से कुछ अमाउंट आप स्टॉक और कुछ अमाउंट आप बॉन्ड में डाल के रख सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब आपके पास एक और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है रियल एस्टेट का।
अब रियल एस्टेट से ये जरूरी नहीं है कि आपको घर जमीन ही खरीदना है, उसी के फॉर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते हैं, स्टिल आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू आप रियल एस्टेट में इजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक कह सकते हैं कि पैसिव और ग्रोथ इफेक्टिव रिटर्न गेन कर सकते हैं। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड खरीद के नहीं रखना चाहते हैं, फिर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड में। आप गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड बॉन्ड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए। इन सोर्सेस में इन्वेस्ट करके भी आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं और अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं और हम फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। तो देखिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में सबसे ज्यादा रोल आपका होगा। मतलब आपको खुद को एनालाइज करना होगा और देखना होगा कि आप किस तरीके के इंडिविजुअल है। जैसे मान लीजिए आप कंजर्वेटिव है, कह सकते हैं लो रिस्क टेकर है। तो लो रिस्क टेकर है तो आपने जितना भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट का रखा है तो उसके 100% अगर हम डिवाइड करते हैं तो 50% आपका बॉन्ड में जाना चाहिए, 30% स्टॉक में और रेस्ट जो आपका 10% रहा वो आपका कह सकते हैं रियल एस्टेट या फिर कैश में होगा। वहीं अगर आप दूसरी बात करें, अगर आप बैलेंस रिस्क टेकर हैं तो उस केस में आपका जो स्टॉक में जाएगा वो 40% होगा, साथ ही साथ बॉन्ड के लिए 30% और जो आपका 20% है वो रियल एस्टेट और 10% आपका कैश यू कैन से क्रिप्टो या गोल्ड में होगा। नेक्स्ट, अगर आप एग्रेसिव या हाई रिस्क टेकर हैं तो वही आपका 70% स्टॉक, 10% आपका बॉन्ड और 10% रियल एस्टेट एंड 10% आपका क्रिप्टो या गोल्ड या किस तरीके के अल्टरनेटिव्स में। इस तरीके से आप अपने बेसिस पे एनालाइज करके डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके के इंडिविजुअल है, कितना रिस्क लेने की आपकी कैपेबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करके आप एक अच्छा स्ट्रक्चर दे सकते हैं। स्ट्रक्चर दे के आप अपनी रिटर्न को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो हम इन्वेस्टर्स करते हैं। बेसिकली जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो खास करके किसी एक दो कंपनी के बारे में सुन लेते हैं और उन्हीं एक दो कंपनी में अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस गलती से हमेशा बचे, कभी भी एक कंपनी में ज्यादा अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो होगा हमारे मार्केट को अवॉइड करने का। कई बार ऐसा होता है ना कि हम मार्केट को अवॉइड करते हैं, मार्केट को कंसिडर नहीं करते हैं। हमको जब इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको मार्केट के मूव को देखना होता है। मार्केट के मूव से मेरा मतलब है जब मार्केट डाउन है उस समय हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। जब मार्केट हाई है अगर उस समय हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो नेचुरली हमको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देगा। तो हमेशा हमको कंपनी सेलेक्ट करने के बाद मार्केट के डाउन होने का वेट करना चाहिए और उसी टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जो थर्ड कॉमन मिस्टेक जो इंडिविजुअल्स करते हैं वो होता है इंटरनेशनल मार्केट को अवॉइड करने का। देखिए, अगर हम एक ही नेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या अगर उस नेशन पे किसी तरीके की भी प्रॉब्लम आती है, उस नेशन में अगर किसी तरीके का इन्फ्लेशन या कुछ भी ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो नेचुरली उस नेशन के हर एक स्टॉक पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए आपको नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब आपके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल मार्केट के भी स्टॉक होने चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको टाइमली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना है और साथ ही साथ प्रॉफिट बुक करते रहना है। इन सारी चीजों को अगर आप कंसिडर करेंगे तो नेचुरली आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के थ्रू बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट इन कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आपको मैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस देती रहूंगी जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने को प्रॉपरली फाइनेंशियली स्टेबल बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।